नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। साथियों, इस समय देश के सामने इतने सारे मुद्दे हैं कि हम लोग चाहकर भी सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। सप्ताह में एक या दो मुद्दों को हम चर्चा में शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दे छूट जाते हैं। रोजगार के मुद्दे हैं, कोरोना से लगातार हो रही मौतों का मामला है, सरकार ने पब्लिक को जिस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया है वो मामला है, निजीकरण का मामला है, रेलवे को बेचे जाने का मामला है, नौकरियां खत्म करने का मामला है, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का मामला है। इतने सारे मामलों के बीच में यह भी है कि हमारे लोग काफी जागरूक हुए हैं और वो सक्रिय हुए हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ऐसा देखने में आया कि इनकी सारी ऊर्जा, सारी सक्रियता बहुत चालाकी से गलत दिशा में लगा दी गई। सभी को उलझा दिया गया है। महाराष्ट्र के, मुंबई के सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती और अब कंगना राणावत के मामले में अब सवाल लोग उस तरह से उठा रहे हैं कि हमारे लोगों को उसमें फंस जाना एक तरीके से अपरिहार्य सा हो जाता है। इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें बहुत चालाकी से ये बहकाया जा रहा है, हमारे मुद्दों को भटकाया जा रहा है। जब जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ हो रहा है तो उस समय हमें बहुत चालाकी से दूसरे मुद्दों की ओर लगा दिया जा रहा है और उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह के कई तरह के मतलब शब्द जाल बुन के हमें फंसाया जा रहा है। इस मामले पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनीषा बांगर। मनीषा जी, कल के बाद, कल जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में तमाम जो लिबरल लोग थे, जो सेकुलर लोग थे, जो सामाजिक न्याय की मांग उठाने वाले लोग थे, उन सभी को ये लगने लगा है कि ये तो कंगना राणावत के साथ बहुत अन्याय हो गया और इस पर हम अगर नहीं बोलेंगे तो ये तो बहुत बेइंसाफी हो जाएगी। सभी लोगों को लग रहा है कि इस मामले पर अपनी किसी ना किसी तरीके से उपस्थिति दर्ज करानी है, अपना विरोध दर्ज कराना है और वो सारे मुद्दे अपने जो हैं उनके लिए भूलने को वो तैयार हो गए। तो क्या कहना है आपका इसके मामले को लेके? किस तरह से जैसे कंगना के बारे में भी बात की जाए तो अगर महाराष्ट्र सरकार का वो विरोध कर रही हैं और उन्होंने काफी बयान दिए, आप सहमत हो या ना हो, लेकिन सरकार का उन्होंने विरोध किया, तो सरकार ने अगर उनका जो ऑफिस था उसका आगे का जो हिस्सा जो अतिक्रमण वाला था वो गिरा दिया, तो इसको बदले की कार्रवाई क्यों ना माना जाए और इस पर हमारे लोग भी बराबर प्रतिक्रिया क्यों ना दें? क्या कारण आप इसके पीछे देंगे? मुझे लगता है ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब देश के सामने बहुत बड़े बड़े अहम मुद्दे होते हैं और खासकर जब पूरा का पूरा जो माहौल बीजेपी के खिलाफ बनने का पूरा अंदेशा होता है, तो उस वक्त बीजेपी अपने मीडिया के जरिए उसका राष्ट्रीय मीडिया जो तथाकथित कहा जाता है उसके जरिए ये पूरी तरह से लोगों को एंगेज कर लेते हैं। और जब आपने लिबरल की बात करी दी है तो मैं कहूंगी कि वह मीडिया जिसके ऊपर की वर्चस्व उसी वर्ग का है जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी की सत्ता को बनाए रखते हैं। इसका मतलब कि यहाँ का जो उच्च वर्णीय तबका है, एलिट तबका है इस देश का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तबका जो है, यह इसका पूरी तरह से समर्थन बीजेपी का इनके जरिए होता है। यही तबका है जिसका आधिपत्य है सोशल मीडिया के ऊपर, यही तबका है जिनके पास रिसोर्सेस है, यही तबका है जिसमें से कॉर्पोरेट हाउसेस निकलते हैं, यही तबका है जिसमें से मीडिया हाउसेस निकलते हैं। और मुझे अभी ये कोई नई बात नहीं है कि किस तरह से बीजेपी सरकार को कॉर्पोरेट हाउसेस, जो इस तबके के मालिकाना हक जिनके ऊपर है, मीडिया हाउसेस जिनका मालिकाना हक है, उन लोगों के समर्थन इन लोगों को मिला हुआ है। तो यह आपने जो स्पेसिफिक मुझे सवाल पूछा कि लिबरल के तरफ से और लिबरल तबके के तरफ से अपने आप को जो सिविल सोसाइटी कहते हैं, ये बात अभी खुली किताब के तरह से है कि सिविल सोसाइटी हो या एनजीओज हो या फ्री थिंकर्स जो अपने आप को कहते हैं, या जो एकेडमिक है और पत्रकार लोग हैं ऐसे मीडिया हाउसेस के, वो भी उसी वर्ग को बिलोंग करते हैं।
उसी वर्ग से आते हैं जिससे कि बीजेपी को और कॉर्पोरेट सेक्टर को समर्थन मिलता है, और या वहां पर जिनका आधिपत्य है, चाहे उनके बोर्ड रूम्स हो या चाहे उनके एडिटोरियल रूम्स हो, चाहे उनके एनजीओ के पूरे जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग के जो मेंबर्स हो, सारे के सारे वो वहाँ का। तो ये पूरा एक नेक्सस आपको नजर आएगा जो कि आम जनता को या खासकर जो SC ST OBC के लोग हैं उनको एक्सेस नजर नहीं आता है। उसके परे वो जो सामने दिखता है वह उनके ध्यान में आता है, जो पर्दे के पीछे होता है वह उनके ध्यान में नहीं आता। तो जहां तक लिबरल लोगों की बात है, अभी कल का जो मसला हुआ है कि वह उनके घर का BMC ने वह तोड़ा हुआ है, और उसको लेकर लोगों ने अपनी सहानुभूति, फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंगना रनौत को ये बताने के लिए कि वह महिला है और कितना मुश्किल होता है महिला का जाकर अपने आप में सेटल होना किसी नए शहर में, ये इन चीजों को लेकर, और फिर महिला के लिए संवेदना, चाहे उसने कुछ भी बयान दिया हो लेकिन वो महिला है आखिरकार, इस तरह की बातें हो रही है। इसमें पूरा लिबरल तबका जिसके के अधीन बहुजन SC ST OBC का पढ़ा लिखा तबका, एक्टिविस्ट तबका और एकेडमिक और पत्रकार तबका भी उनके अधीन ज्यादातर 90% सोचता है। यह रियलिटी समझे बगैर हम इसका आगे और कोई भी आकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमको पहले एनालाइज करना होगा, मानना होगा। इसके पीछे बहुत सारे स्टडीज आए हुए हैं और इसके पीछे हमारे बहुत सारे तजुर्बात भी है। तो यह जो कंपार्टमेंटलाइजेशन और ये ताकत पावर सेंटर का जो सेंटर के जो स्तंभ है और पावर सेंटर के शीर्ष पे जो है, और पावर सेंटर के नीचे में जो लोग उनके इन्फ्लुएंस में हैं, ये पूरा का पूरा नेक्सस मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इस नजरिए से देखना पड़ेगा उस चीज को। मैं इसको थोड़ा सा मैं इस सवाल को थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना चाहूंगा कि जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो हम लोग भी करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आप भी करती हैं, सरकार का विरोध करते हैं, खतरे भी मोल लेते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंगना रनौत को भी मिलनी चाहिए। ये कई हमारे लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, क्या उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए? अब ऐसे लोगों को जो समझाना है वो किस तरह से समझाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पहले किन लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो क्या बोल रहे हैं वो भी तो जायजा किया जाएगा ना, किस बात के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और वह व्यक्ति आज की तारीख में अगर कुछ बोल रहा है तो उसने कल की तारीख में जो बोला है वो नगण्य नहीं हो जाता है, वो उसके विचार रहते हैं, वो उसके शब्द रहते हैं, और वो अभी कुछ ही कोई बहुत बड़ी लंबी बात नहीं हुई है। मैं बहुत ज्यादा पीछे में नहीं जाना चाहूंगी। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि कंगना रनौत ने एक आरक्षण, और जो कि बेसिकली एक टूल है, एक माध्यम है यहाँ पर बराबरी लाने के लिए, इस देश में समान अधिकार लाने के लिए, और इस देश के बहुसंख्यक लोगों का जिनका प्रतिनिधित्व कहीं पर भी नहीं है, नगण्य है, उन लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करने वाला ये माध्यम है, आरक्षण का माध्यम। तो यह इस माध्यम का उसने पूरी तरह से उसको नीचा दिखाया, उसके ऊपर उसने बयान दिया, और उसने कहा कि ये पूरी तरह ये बेकार है, इस वजह से लोगों पूरे इस देश में बहुत वाहियात लोग बस रहे हैं जो इसका समर्थन करते हैं। तो ये देखना होगा कि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इस देश के 90% लोगों को गाली देना और उन लोगों को मतलब लायक नहीं समझना या उनके ऊपर आक्षेप लाना, और खुद संविधान के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने भले लोगों को बोला हो लेकिन ये प्रावधान तो संविधान में रहे, संविधान के अनुसार ये देश चलता है। और संविधान ये तो ये कंटेम्प्ट ऑफ इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बयान देने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये मुझे इस बयान से इसके ऊपर FIR लॉन्च होना चाहिए था।
इनके ऊपर रिट पिटीशन दायर कर देनी चाहिए थी और उस मामले को वहां तक ले जाना, उस वैसा कुछ हुआ नहीं। मैं इस मामले को उस तरह से देखती हूँ कि आपने संविधान के पन्नों को आपने फाड़ के फेंका क्या पब्लिक में, या जलाया क्या जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, या आपने उसमें के जो बराबरी के जो शब्द है और प्रियम्बल में जो लिखे हुए शब्द है उनकी अवहेलना की, उनकी मानहानि की, तो ये बराबर का गुनाह है। उस गुनाह में कंगना रनौत को पकड़ लेना चाहिए था, उसको वहां पे ट्रायल करना चाहिए था। एक तर्क इस पर यह भी जो दिया जा रहा है कि ठीक है, इनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उन्होंने दुरुपयोग किया तो उसके लिए जो भी कानून सम्मत है कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो भी संविधान सम्मत है कार्रवाई वो होनी चाहिए थी। लेकिन जो हुआ कल घटनाक्रम, उसको कहा गया कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। नहीं देखिए, ये तो इसमें हमारे लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ यार राजनीतिक बदले की कार्रवाई है तो हमें इसमें कंगना का साथ देना चाहिए था और साथ में देने के लिए लोग खड़े हो गए। हमारे लोग मतलब कौन महेंद्र जी? हमारे लोगों से मतलब है कि जो सामाजिक न्याय की मांग उठाने वाले लोग रहे हैं, जो मूल रूप से सामाजिक न्याय की मांग उठाने वाले हैं, जो सरकार की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, भाजपा की विभाजनकारी नीतियां हैं, उनके पक्ष में जो बोलने वाले रहे हैं, और वो लोग जो बार बार हम इस तरह का एक फेसबुक में पोस्टों का एक चलन भी चला हुआ था, जो बार बार ये लिखते थे कि वो आपको मंदिर की बात करेंगे लेकिन आप रोजगार के ऊपर अड़े रहना, वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे लेकिन आप नौकरी की बात करना, वो पाकिस्तान की बात करेंगे लेकिन आप किसानों की आत्महत्याओं को याद रखना। ये इनमें से भी बहुत सारे लोग जो ऐसे लिखने वाले थे, वो जब कंगना की बात आई तो फिसल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं मतलब इसको आइसोलेटेड इवेंट करके कभी नहीं देखना चाहिए, खासकर जिसमें कि पूरा देश इन्वॉल्व हो गया है डिस्कशन में, और वहां पर दोनों तरफ एक ध्रुवीकरण हो रहा है, एक पोलराइजेशन हो रहा है, बीजेपी एंटी बीजेपी, या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, या स्टेट वर्सेस सेंटर एंड बीजेपी वर्सेस शिवसेना, ऐसे ध्रुवीकरण में और पूरा तमाम, और उसमें फिर नैतिक और मॉरल वैल्यूज भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। जब ऐसा बात हो जाती है तो फिर हम लोगों को ये आइसोलेटेड इवेंट करके नहीं देखना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये जो कंगना रनौत, मैं मानती, मेरा मानना है कि कंगना रनौत हो या सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती हो, ये कोई दोनों विपक्ष के रूप में नहीं है। इन दोनों को मैं एक ही पक्ष का मानती हूँ, और वो एक ही पक्ष के होकर मिली भगत साजिश के अंदर, और कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती जो आपस में भिड़ गए थे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद में अभी वह बीजेपी वर्सेस शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो सरकार है उसके खिलाफ हो गया। तो ये जो गोल पोस्ट जो चेंज हो रहे हैं ना, बिल्कुल एक दो दिन में यहाँ से वहां शिफ्ट हो रहा है, और पूरा नैरेटिव देश का शिफ्ट हो रहा है। साथ में मिस्टर स्वामी भी अपने यहाँ से तांता आए हुए। तो ये पूरी तरह से एक मिली भगत और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि कंगना रनौत ने सडनली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का बयान दिया। ये उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं था, ना कोई चर्चा हो रही थी, ना कुछ हो रहा था, सडनली कुछ भी नहीं था। हाँ, तो यह इसमें, और बात यहाँ पर मंडल कमीशन की हो रही थी, हमारे और भी नियुक्ति की हो रही थी। तब 70 साल का जो जजमेंट था शेड्यूल कास्ट, SC और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लेकर, वह आया हुआ था। ये तमाम बातें हो रही थी, और रोजगार और कोरोना से की महामारी की वजह से जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था GDP बैठी हुई है, उसके ऊपर चर्चा होने को थी, या हो रही थी और चल रही थी कि कंगना ने यह बयान दिया। उसके बाद, उसके पहले ही आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था जिसको कि यहाँ के मीडिया ने बखूबी छुपा दिया, और हमारे लोग भी मतलब जो सामाजिक न्याय के लिए और SC ST OBC लोग और अपने आप को लिबरल कहने वाले, वो था कि जब भी चर्चा जाति व्यवस्था के ऊपर आती है और उच्च वर्णियों के अधिकार पर आती है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे में हो, चाहे क्षेत्र या चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो वह लोग उसको दबाने की कोशिश करते
कंगना रनौत के माध्यम से चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हो रही थी, तब उन्होंने उसको नेपोटिज्म का नाम देके पूरी तरह से इफेक्ट दबा दिया कि सिर्फ भतीजावाद का नैरेटिव और डिस्कस शुरू करके उन्होंने जातिवाद के ऊपर बोलने वाले लोगों को भी कर दिया। बहुत सारे लोग बोलने लग गए थे उस वक्त, और बहुत महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग, सभी लोग अपने जाति की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में कैसे प्रताड़न हुआ है वहां तक वो बात पहुंची थी। उन्हें उसको पूरी तरह से, तभी भी कंगना रनौत वॉज द एजेंट, शी वॉज द पॉन, वो मोहरा थी जिसका की उपयोग किया गया। उसके बाद में जब ये सुशांत सिंह राजपूत का जब और आगे मामला बढ़ता है, तब फिर रिया चक्रवर्ती का मामला आता है। तो दोनों, चाहे रिया हो या कंगना रनौत हो, ये दोनों भी आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही पक्ष के लोग हैं, मतलब उच्च वर्णीय और एलिट क्लास के। रिया चक्रवर्ती भी है, उसके लिए सहानुभूति बनाई गई। और ये पूरा का पूरा विभाजन, आप जिस विभाजन की बात करते हैं, मैं आपको दूसरे विभाजन का आपके सामने रखती हूँ। एक ये विभाजन की एक तरफ कंगना रनौत, बीजेपी, उसके साथ में उसका उच्च वर्णीय वर्ग और भक्त लोग जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और साथ में पूरा का पूरा बजरंग दल, मतलब उग्रवादी हिंदुत्ववादी पूरी ताकतें। से आप रिया चक्रवर्ती को लिखते हैं तो जो लिबरल तथाकथित अपने आप को बोलने वाले उच्च वर्णीय, वो भी, और अपने इस पे अपने जो भी उसके ताल्लुकात रहे हैं सुशांत के साथ में, वह उसके लिए जिम्मेवार है या ना है वो सीबीआई देखेगा। लेकिन उसके साथ लिबरल वर्ग वही, और उसके साथ कांग्रेस या वो लोग जो अपने आप को समाज सुधारवादी या प्रोग्रेसिव कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो ध्रुव है वो एक ही ध्रुव नहीं है, वो एक ही खेमे के लोग हैं, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है यह बहुत पहले से शुरू हुई है। ये इनका ग्रूमिंग होता है। ग्रूमिंग किस तरह से होता है, आपको ये इसका एग्जांपल मैं उससे देना चाहूंगी कि जिस तरह से विजय माल्या का ग्रूमिंग हुआ था। विजय माल्या का ग्रूमिंग किस तरह से हुआ था कि सबसे पहले वह आए थे मतलब लोगों में अपनी एक क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक उनका मनोगत के लिए, फेवरेटिज्म बनाने के लिए। तो उन्होंने श्री श्री रविशंकर का गुणगान गाकर, और श्री श्री रविशंकर ने उनका गुणगान गाकर, फिर यही मिस्टर माल्या एनडीटीवी जो तथाकथित लिबरल है, मैं आपको लिबरलों की बात कर रहे हैं, उसके इसमें गुड टाइम्स विद एनडीटीवी का प्रोग्राम चलाया। इन्होंने बहुत पैसा दिया एनडीटीवी को। तो ये जो लिबरल आप कह रहे हैं, ये बेसिकली ये पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर से इनको पूरा पैसा मिला हुआ है। पूरी तरह से मिस्टर माल्या ने उन लोगों के प्रोग्राम चलाया। आज भी रिलायंस जो है वो एनडीटीवी और जितने भी प्रगतिशील है जो आज कह रहे हैं कि कंगना रनौत को हम लोग सपोर्ट करना चाहिए, शिवसेना का विरोध करना चाहिए, ये लोग भी वही कॉर्पोरेट के हाथ में खेले हुए लोग हैं, उनके इशारों में खेले हुए, बीजेपी के इशारों में खेले हुए लोग हैं। आगे हम लोग जाते हैं और फिर उसके बाद में विजय माल्या हमको बीजेपी का सांसद दिखता है। तो ये कहने का मतलब ये एक सीढ़ियां हैं। आप देखिए कि एक बैटन है, मैराथन रेस जो है यहाँ से निकलती है, एक सदगुरु के माध्यम से कंगना आती है, सदगुरु के माध्यम, आपने देखा कि उसको इंटरव्यूज, वो जग्गी सदगुरु के उसके उन्हें इंटरव्यूज दिए हैं, उससे लोगों में उस तरह से उन्होंने लोगों के जो स्पिरिचुअल और मतलब कि हम एजुकेटेड एलिट लोगों को उसने अपने तबके में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, उनकी एक ग्रूमिंग हो गया वो तबके में। उसके बाद में वो आई जब उसका अफेयर चल रहा था ऋतिक रोशन के साथ में, तो वो अपने अफेयर की वजह से उसके ऊपर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उन लोगों का हो रहा था वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बात थी। उसमें कोई फेमिनिज्म की कोई जरूरत नहीं थी, फेमिनिज्म का एक अंश भी नहीं था उसमें। आरोप प्रत्यारोप में वो लोग अटके हुए लोग थे। वहां से निकालकर बरखा दत्त ने एनडीटीवी पे उसको लेकर आई, उसको फेमिनिस्ट करके वो चोला पहनाया गया, उसकी इमेज वो फेमिनिस्ट इमेज बनाई गई। और फिर क्या था, फिर अगला पड़ाव तो बीजेपी ही था। अगला पड़ाव वहां से जब आपने उसकी स्वीकृति बना ली लोगों के बीच में,
तो आप देखेंगे कि अब की बारी भी कंगना के माध्यम से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बयान और ये जो रिजर्वेशन के खिलाफ बयान देकर उन्होंने सिर्फ बीजेपी के लोगों को अपने पक्ष में नहीं कर लिया था, लेकिन उन्होंने जो उच्च वर्णीय एंटी बीजेपी तथाकथित है वह भी पक्ष एंटी रिजर्वेशन है, एंटी बहुजन रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी अपने अपने पक्ष में कर लिया था। और जो तथाकथित लिबरल लोग हैं वह लोग कंगना से बहुत खुश है कि उसने वो हिमाकत की कि उसने संविधान के खिलाफ बोला और उसने रिजर्वेशन के खिलाफ बोला, तो वो लोग उससे खुश है और जायज है कि वो उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, वो उसके पक्ष में बोलना चाहते हैं। और इसीलिए उसकी आज जो ये कर रहे हैं कि परोपकारी कर रहे हैं और उसके नाम से ये बोल रहे हैं कि हमने उसके पक्ष में आना चाहिए, उसकी वजह ये है उसका जो रूम है उसकी चाबी यहाँ पर लगी हुई है। आप जहां तक रिया की बात आती है, ये मैं आपको बता दूं कि ये है नूरा कुश्ती है, ये दिखावे की लड़ाई है। यह मैंने अपने सोशल मीडिया में और जहां पर भी मैं लिखती हूँ फिर भी वहां पर भी लिखे, फिर से आपको आज ये बात बताती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को समझे। ये नूरा कुश्ती ग्रूमिंग रिया की भी हुई है, जिस तरह से कंगना की हुई है। आज वो राजपूत तथाकथित राजपूत मतलब सवर्ण वर्ग से है, वहां से वो जाती है 16 साल की, उसके लिए मेंटर लोग वहां पर उसके जात लोग के बैठे हुए थे, चाहे वो आदित्य पांचोली हो या XYZ हो या XYZ हो। हाँ, वो लोग वहां पर बैठे हुए नेटवर्क, 16 साल की लड़की अपने आप से जाती है। ऐसे कितने, मुझे आप 2 नाम गिना दीजिए बहुजन महिलाएं या बहुजन लड़कियां जो खुद के बलबूते पे गई है और वहां पर वो या इस मकाम पे पहुंची है या पहुंचाया गया है। इन लोगों के शुगर डैडीज भी होते हैं, रिया के शुगर डैडीज है, उसके डैडी उसके पिताजी आर्मी मैन है, मिस्टर क्या उनका नाम, महेश भट्ट, वो कश्मीरी पंडित है और उनका मुस्लिम बैकग्राउंड भी है मदर के तरफ से, जैसे भी है, और वह उनके पूरे कास्ट नेटवर्क के तरफ से वो उनका सपोर्ट पाके वह एक स्थान पर पहुंचती है। और यह किस तरह से मध्यम वर्गीय है, वो एक दूसरे के मध्यम वर्गीय का निकाल रहे हैं, वो एक दूसरे का प्रिविलेज निकाल रहे हैं और वो उसमें हमारे लोगों को फंसा के हमारी सहानुभूति ले रहे हैं। अरे वो कौन सा उनके पास प्रिविलेज नहीं है, हर चीज का प्रिविलेज है आज उनके पास में। यही नहीं तो आर्थिक प्रिविलेज, धार्मिक प्रिविलेज, नेटवर्क, कास्ट नेटवर्क का प्रिविलेज और उनके वर्ग का प्रिविलेज, सारे प्रिविलेज उनके पास उपलब्ध है और पैसा 100 अलग और मीडिया का 700 अलग। तो ऐसा करते हुए आज जब रिया उसके ऊपर आक्षेप आती है तो लोग बहुत ज्यादा भौचक्के में है कि वाकई में उसके से गुनाह हो गया या नहीं हुआ नहीं हुआ, इसमें दुविधा में है। तो वो उसमें से भी वह उसका राजदीप सरदेसाई उसको भी माइक दे देता है, उसको भी चेहरा दिखाने का समय मिल जाता है। आज तक बताइए पायल तड़वी और भी अन्य कई महिलाएं हैं, आप ले लीजिए प्रोफेसर मुर्मू, उन जिनके ऊपर की 1000 तरीके के आक्षेप उठाए जा रहे हैं, वो उन्होंने भी संविधान के बारे में बोला था, कुछ ऐसे तो नहीं बोला था, सोशल मीडिया पे बोला था। हाँ, सोनी सोरी को कितना स्पेस दिया हुआ है। आज जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाएं हैं, आप देखेंगे मीडिया के इससे हमको कितना स्पेस दिया हुआ है, हमको नहीं बुला सकते ये चर्चा के लिए, जितने भी चैनल्स है आपको क्यों नहीं बुलाया जाता, हमको क्यों नहीं बुलाया जाता। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले आप देखेंगे कि मधु किश्वर इसको बहुत सालों तक फेमिनिस्ट करके प्रेजेंट किया गया। कंगना रनौत अभी पहली बार यहाँ पर सामने नहीं आई है। इसका पहला मतलब ग्रूमिंग जो 2 साल तक होती रही, वह ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पे गई, कभी वाराणसी के घाट पे जा रही है, कभी बीजेपी के फॉर बयान दे रही है। तो बहुत रुक के इन लोगों का ग्रूमिंग होता है, एक फॉलोइंग बनाई जाती है, एक उनके बीच में उनकी स्वीकृति बनाई जाती है, विश्वसनीयता बनाई जाती है। कंगना की विश्वसनीयता फेमिनिस्ट के तरह से बनाई गई, जिस तरह से कि मार्कंडे काटजू की भूमिका संविधान के पक्ष में और ये इस तरह से बनाई गई, और आखिर में ये लोग फिर आकर संविधान के खिलाफ और खासकर रिप्रेजेंटेशन, बहुजनों के रिप्रेजेंट, SC ST OBC के आरक्षण और मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय के खिलाफ बयान दे देते हैं। उससे क्या हो जाता है,
कि सारा समाज जो तबका सामाजिक न्याय के पक्ष में रहता है वह इनके इन्फ्लुएंस में पहले ही प्रभाव में आया हुआ होता है और फिर वो दुविधा में पड़ जाता है और वह अपने ही हकों के खिलाफ, अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ, आधा जो सामाजिक न्याय का तबका हमको अपने ही खिलाफ नजर आता है या अपनी लड़ाई में वो कमजोर नजर आता है। यह इस वजह से जो हुक्मरान लोग हैं आज के तारीख में, जिनकी राजनीतिक सत्ता है, उनको भारी भारी फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस तरह का ये प्रक्रिया लगातार की गई। अभी मैं आपको राजनीतिक क्षेत्र में का ये बहुत बहुत अहम है कि अब की बारी रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत दोनों का प्रयोग और उपयोग बीजेपी और उसके मीडिया, साथ में जो मीडिया है और उनके जो तमाम संगठन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, तमाम संगठनों के नाम आपको मालूम है, उन लोगों ने ये तय करके रखा हुआ है कि इन महिला के पक्ष में सभी लोग बोलते हैं। फेमिनिस्ट का मामला आया तो सभी लोग उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं। महिला के एक संवेदना होती है, एक ये होता है। लेकिन कंगना रनौत या ये लोग जो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, क्या इन्होंने हाल ही में इतने सारे जो बहुजन महिलाओं के रेप्स हुए उसके बारे में बोला? आपने झुग्गी झोपड़ी की बात कही और आर्थिक स्तर पे क्या उन्होंने उसके बारे में बोला? बिल्कुल भी नहीं बोला। कंगना रनौत पायल तडवी के पक्ष में आई थी, शबाना आजमी के आई थी, क्या मधु किश्वर आई थी? ये पूरा का पूरा जो तबका है, स्वरा भास्कर के आई थी, कोई भी नहीं आया था। आज हजारों में, लाखों में, हर दिन में इतने सारे बलात्कार और हीनियस क्राइम्स होते हैं, जलाने तक के घृणित हिंसा होती है, हीनियस हिंसा होती है, इसके ऊपर इनकी चुप्पी होती है। तो इनका फिर मकसद क्या है? इनका फेमिनिज्म कहाँ पर काम आएगा? इनका फेमिनिज्म का उपयोग कहाँ पर करवा लेगा? कहाँ पर होगा? ये किसके लिए बोलेंगे? तो यह और फेमिनिज्म की जगह तो बीजेपी आरएसएस में और उनके संगठनों में फेमिनिज्म की क्या जगह है? देयर इज नो जगह। जिस तरह से रिया का प्रचारण किया जा रहा है, कुछ ही साल पहले और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर सती सावित्री और सतियों के लिए इसी तरह से नगाड़े बजा के उनका दोहन किया जाता था। तो खैर वो बात बहुत पुरानी है। लेकिन इन लोगों की महिला के प्रति संवेदना निर्माण कर और महिला का उसको आवरण पहनाकर यह अभी उनका उपयोग और प्रयोग अपने एजेंडे के लिए कर रहे हैं। एंटी बहुजन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी समाजवाद, एंटी सोशलिज्म, यह हवा निर्माण करने के लिए कर रहे हैं। और जो इसके पक्षधर है, सोशलिज्म के पक्षधर है, जो संविधान के पक्षधर है, उनको अपने खिलाफ करने के लिए कर रहे हैं। अब मैं राजनीतिक इसके ऊपर आती हूँ और जिसको हमको बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा मामला जो जुड़ा हुआ है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत और रिया से लेकर, और खासकर कंगना रनौत और रिया दोनों अगर इनको मानते हैं तो कंगना रनौत का महाराष्ट्र के राजनीति से जोड़ दिया गया है और रिया का बिहार की राजनीति जो कि आने वाले इलेक्शंस के साथ जोड़ दिया गया है, उसको उसमें ये कर दिया गया है। आप देखेंगे, मैं पार्श्वभूमि के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में बनी है गैर बीजेपी सरकार ही नहीं बनी है तो गैर ब्राह्मण सवर्ण सरकार बनी हुई है। और ये कतई यहाँ की मीडिया को और यहाँ के जो हुक्मरान लोग हैं उनको कतई ये गवारा नहीं है। इतना ही नहीं तो मिस्टर उद्धव ठाकरे ने, चाहे उनका पास्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो सरकार बनी है, कोरोना के समय में उन्होंने जो रुख इख्तियार किया था बिहार के माइग्रेंट्स के लिए, जो पहले इख्तियार किया था बिहार के माइग्रेंट्स के लिए, जहां पर जब भाषा की राजनीति चलाई जा रही थी, तब रिया चक्रवर्ती जैसे लोग कहाँ थे? तब बाकी के लोग जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं वो लोग कहाँ थे? उन्होंने तो उफ नहीं की। आज जब उद्धव ठाकरे ने वहां के माइग्रेंट और पलायन किए हुए मजदूरों की पक्ष में बात करी, उनका बहुत ख्याल रखा और बहुत सारे मजदूर बॉम्बे में ही रहे, बहुत कम लोग वहां से वापस अपने बिहार में उनका आना हुआ, क्योंकि काफी सारा टेक केयर उनका वहीं पर हुआ, लगातार उनका ध्यान रखा गया। और महाराष्ट्र में बीजेपी को पुनः बीजेपी का मत बनाना है और ब्राह्मणों की सरकार, पेशवाई की सरकार उन लोगों को लानी है, जिस तरह से फडणवीस की सरकार उनके एजेंडे पूरे करने के लिए।
और इन्होंने कंगना रनावत का फायदा उठाकर उसको ग्रूमिंग किया 4-5 हफ्ते से, और फिर ये मसला लेकर आए सामने। और अवैध, उन्होंने इस बात की बात करनी चाहिए कि क्या वो उनका जो जिसको गिराया गया कि वो अवैध है कि नहीं है, वह उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर अवैध है तो ठीक हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसके ऊपर आप केस दर्ज कीजिए, आप सरकार के खिलाफ बोलिए। लेकिन ये तो बात नहीं है कि आप उत्तर प्रत्युत्तर में सरकार के खिलाफ ही बोलना शुरू करेंगे आप। ये बात है। जहां तक रिया चक्रवर्ती की बात है और सुशांत सिंह राजपूत की बात है, सोनू सूद को बीजेपी ने कोरोना के समय में सामने लाया, और सोनू सूद फिर हमको पूरे तरह से मालूम है कि उसने जितना पैसा, क्योंकि कांग्रेस के तो बसेस का इन्होंने यूज नहीं किया, और सोनू सूद को ये लोग बिहार में इलेक्शन में लेकर आना चाहते। तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और जितने भी तमाम सामाजिक न्याय के पक्षधर है, उनकी सरकार उनको वहां पर नहीं चाहिए। इन लोगों को महाराष्ट्र में, झारखंड में और बिहार में पूरी सुनियोजित तरीके से और अलग अलग हथकंडे अपनाकर, साम दाम, दंड भेद और महिला, इनका सभी लोगों का उपयोग और प्रयोग करके यहाँ की सरकारें इनको गिरानी है, और इसके लिए पूरी की पूरी ताकत ये लोग लगा देते हैं। आप देखेंगे कि ये 2 वजह है कि बिहार के चुनाव आने वाला है, और उस वजह से वहां पर उस तरह की हवा निर्माण की गई। और वहां महाराष्ट्र में तो उनको बुरी तरह से कांग्रेस को अपने पक्ष में लेकर, अगर कुछ भी ना बने तो हो सकता है कांग्रेस ही बीजेपी को सपोर्ट कर दे, या अंदर से वहां के कुछ लोग बीजेपी में चल जाके कांग्रेस की राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार गिराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहे जबरन क्यों न हो, चाहे उनकी मजबूरी क्यों न हो, आज वह मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने और ये उनको, यहाँ के हुक्मरान लोगों को और बीजेपी आरएसएस के लोगों को न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर मराठा आरक्षण के ऊपर स्टे लाना पड़ा, और उन्होंने, उनके मैनिफेस्टो में था कि मराठा आरक्षण को वो उनकी सरकार पास करेगी, और पास किया है उन्होंने। तो ये जितने भी बहुजनों के मुद्दे हैं, इनको, उनके खिलाफ उनको माहौल बनाना है, ये बनाना है, इसलिए वह ये कर रहे हैं। तो फिर से आखिरी में मैं इसको अभी आप कंक्लूडिंग में आ ही गया है हमारी चर्चा। तो एक तरह से मैं बताना चाहूंगी कि एक तरफ कंगना रनावत और उसके साथ बीजेपी, उसके साथ उनका मीडिया, और उसके साथ सारे दक्षिणपंथी लोग, इधर से रिया चक्रवर्ती, उसके साथ लिबरल लोग और सारे के सारे कम्युनिस्ट और लिबरल लोग, वो दोनों का साथ उनको है। लेकिन जिनकी हकमारी हो रही है, जो लोग मारे जाएंगे, जो भुखमरी के कागार पर है, और जो प्रतिनिधित्व जिनका नगण्य है, शून्य है, निजीकरण से आज नौकरियां नहीं, और आज 6 महीने में भुखमरी हमारे सामने आने वाली है, तो वह जो चित्र है, वो दोनों लोग उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी में बताना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती जो टी-शर्ट सामने लेकर आई है कि स्मैश पैट्रियार्की, कि वो अपने आप को विक्टिम बता रही है पैट्रियार्की का, और इस तरह से लोगों की संवेदनाएं अपने साथ लेके जा रही है। स्मैश पैट्रियार्की ये जो है वह अप्रोप्रिएट करना चाहिए, उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं लिबरल लोग, जिस तरह से वो बाबा साहब के ऊपर अपना अधिकार बताना चाहते हैं, और हर वो चीज जो बहुजनों की तरफ से आती है उसके ऊपर अधिकार बताना चाहते हैं। स्पैश पैट्रियार्की नहीं है, स्पैश बैमनिकल पैट्रियार्की, ये बात चली थी। वही बार बार जो हो रहा है। हाँ। मतलब बहुत चालाकी के साथ में ये, और निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि इस काम में ये बहुत माहिर भी हैं, कि हर बार जब भी लगता है, जैसे कल का ही घटनाक्रम लें, कल एक बेरोजगारी के खिलाफ सभी तमाम लोगों ने रात में अपनी 9 बजे 9 मिनट के लिए, 9 सितंबर थी तारीख कल की, 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बुझाई, दिए जला के विरोध किए। तो कल कायदे से देखा जाए तो पूरे दिन सोशल मीडिया पर ही चूंकि ये सब हो रहा था, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, बेरोजगारी की चर्चा होनी चाहिए थी। और मतलब अगर आपको या हमारे कई जन साथियों को लगता भी है कि नहीं, देखिए इंसाफ की बात हमें सबके लिए करनी चाहिए, अपने लिए भी और हमारे जो विरोधी हैं उनके लिए भी, तो उनसे मेरा तो कहना यह है कि देखिए
जी हाँ, वही मेरा उनसे कहना यह है कि आपके सामने समस्याएं एक नहीं, ढेर सारी समस्याएं हैं और सारी समस्याओं को आप एक साथ में नहीं निपटा सकते। कितनी सारे अपराध एक साथ हो जाते हैं, कितने सारे बलात्कार हो जाते हैं, हम तो चाहकर भी सभी की चर्चा नहीं कर पाते हैं, उसकी चर्चा हो पाती है। कई तरह के छात्र लगातार आत्महत्या कर लेते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं, सबकी चर्चा नहीं कर पाते हैं, उसको ही ले पाते हैं। तो ऐसे में जब इतने सारे मुद्दे आपके सामने हैं तो आप अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। आपको अगर किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बोलना भी है तो आप अपनी पहले प्राथमिकता तय कीजिए। आपकी प्राथमिकता में वो 100वें नंबर पर ना होगी, तो जो प्राथमिकता है आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, चौथी, पांचवी, 10वीं प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले वो तो निपट लो। जिनके खुद के रोजगार की चिंता नहीं है, जिनको खुद को घर से निकाला जा रहा है, और दिल्ली में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब जो जाते जाते ऑर्डर दे गए, 48,000 फैमिलीज, झुग्गियों की 48,000 फैमिली, जो एक फैमिली में औसतन मान लें 4-5 लोग हों तो करीब 2.5 लाख लोगों को उन्होंने कह दिया कि इनको बस यहाँ से हटा दो और इसमें कोई राजनीतिक दखलंदाजी ना हो। तो जो 2.5 लाख लोग और जो घर से हट रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, आप अपनी प्राथमिकता इस बात को लेकर तय करें कि वो 2.5 लाख लोग आपकी प्राथमिकता होने चाहिए कि यहाँ पर कंगना रनावत का आगे का घर का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया। कंगना रनावत के पास में कई मकान हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। आप अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। सोशल मीडिया में लिखी। हाँ जी, जो आदमी अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, खुद की रोजी रोटी की चिंता नहीं कर पा रहा है, खुद के लोगों को इलाज मुहैया नहीं करा पा रहा है, वो जाके कंगना रनावत को इलाज कराने जा रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए, यही हमारा आज का संदेश है और खास तौर पर यही बात समझाने के लिए आज का प्रोग्राम रखा। मनीषा जी, आपने कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।